हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 22nd लॉ कमीशन के बारे में, जिसको हाल ही के दिनों में सरकार द्वारा कंस्टिट्यूट करने की बात जो है वो की गई है। तो जानने की कोशिश करेंगे लॉ कमीशन है क्या, क्या इसके कार्य हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे समाज में कई सारे नियम और कानून हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो कानून है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं। तो क्या होता है कि सोसाइटी में हर समय कुछ चीजें फॉरबिडन होती हैं, कुछ चीजें अलाउड होती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता सोसाइटी में, कुछ चीजें आप कर सकते हैं। तो जो चीजें करना अलाउड नहीं होता उनको रोकने के लिए कुछ कानून और कुछ नियम बनाए जाते हैं। और ये जो नियम कानून है यही हमारे पास आगे चलकर एनफोर्स किए जाते हैं सरकार के द्वारा। जैसा कि अगर हम पुराने टाइम से बात करें तो इसी तरह से जो कानून है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बने हैं। लेकिन आप देखिए कि सोसाइटी बहुत तेजी से बदलती है, और इस बदलती सोसाइटी में हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसे कानून लाने पड़ते हैं जो उस टाइम के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हैं। और पिछले कई कानूनों को हटाने की आवश्यकता भी महसूस होती है कि जो पुराने कानून हैं उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह नए कानून लें। और हम बहुत बार सोसाइटी में सुनते हैं, हम सोसाइटी में बात करते हैं, स्पेशली जब इंडियन सोसाइटी की बात करें, कि ये जो कानून है वो बहुत जनता के लिए नुकसानदायक है। हम सुनते हैं ना, कई सारे कानून ऐसे हैं जो जनता को सिर्फ तंग करते हैं। हम बोलते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसी बात की जाती है। पिछले कुछ समय में हम देखें तो हमारे पास कई सारे कानून जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत पुराने हो चुके हैं, उनके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है, ये रिफॉर्म्स लाएगा कौन? क्योंकि हमारे यहाँ पर तीन अलग अलग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स हैं, मतलब बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये हमारे डेमोक्रेसी के तीन मेन पिलर्स हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, तो यहां पर लेजिस्लेटिव क्या इतना ध्यान दे पाएगा कि किन कानूनों में मॉडिफिकेशन की जरूरत है? तो उसी के लिए हमारे पास काम करता है लॉ कमीशन। जी हाँ, उसी के लिए हमारे पास काम करता है लॉ कमीशन। अभी खबर ये आई है कि हमारे पास केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन की स्थापना की है, और इसके हेड किसको बनाया है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। जी हाँ, आपने सही सुना, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस है कर्नाटका हाई कोर्ट के, इनको हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इसकी जानकारी हमारे पास हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने एक ट्वीट द्वारा दी है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो बाकी के 5 मेंबर्स हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि केरला हाई कोर्ट जज हैं हमारे पास फॉर्मर हाई कोर्ट जज केटी शंकरन, ठीक है, एम करुणानिधि, ठीक है, उसके अलावा लॉ प्रोफेसर आनंद पालीवाल, डीपी वर्मा और रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराने जो जजेस हैं और लॉ के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर जगह दी गई है जब हम बात कर रहे हैं लॉ कमीशन की। तो हमारे पास अगर हम बात करें, द लास्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन, द लास्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन रिटायर्ड इन अगस्त 2018। जो लास्ट चेयरमैन थे, अब ये सवाल ही उठता है कि लास्ट चेयरमैन थे कौन। तो आपको बता दूं कि अभी ये जो है ये 22nd लॉ कमीशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले 21st लॉ कमीशन जो था उसके चेयरमैन कौन थे? तो ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे लिए बन जाता है कि जो लास्ट कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस बीएस चौहान, ठीक है, एक रिटायर्ड जज थे जो इस हमारे पास लास्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन रहे थे। और 2018 में ये जो कमीशन है वो हमारे पास खत्म हो गया। 3 साल के लिए कमीशन को बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि पिछले 4 साल से कोई भी लॉ कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये पिछले 4 साल से सेंटर ने जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई कि हमारे पास लॉ कमीशन जो है वो पिछले कई सालों से एस्टेब्लिश नहीं किया गया। उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से जवाब मांगा, और फिर अब सरकार की तरफ से लॉ कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास क्या आजादी से पहले भी लॉ कमीशन जो है वो एग्जिस्ट करता था? जी हाँ। तो आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले, हमारे पास पहला लॉ कमीशन हमारे पास बना था 1834 में, आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकॉले, एक जाना माना नाम। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो यू विल हियर द नेम ऑफ लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। और इस हमारे पास देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहले लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पर हमारे पास कोडिफिकेशन हुई किसकी? पीनल कोड की और सीआरपीसी, यानी कि जो आईपीसी और सीआरपीसी आज भारत में इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आज भी हमारा जो आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो ज्यादातर वो रूल्स और रेगुलेशन हैं जो ब्रिटिश के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुए थे। अभी हमारे पास जो होम मिनिस्टर है अमित शाह ने, उन्होंने एक बात भी कही थी कुछ दिनों पहले कि आईपीसी और सीआरपीसी में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, जो बात सही भी है। क्योंकि ये जो कोडिफिकेशन हुई थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे हुई थी। आज भी ज्यादातर जो सेक्शंस हैं वो वही सेक्शंस और वही सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं जिसकी कोडिफिकेशन हुई थी आफ्टर द फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेशन।
इसके बाद हमारे पास 1834 में बने पहले लॉ कमीशन के बाद ब्रिटिश इरा में 3 और लॉ कमीशन बने, यानी कि 1947 से पहले, आजादी मिलने से पहले भारत में 4 लॉ कमीशन बनाए गए थे। और इन चारों लॉ कमीशंस ने भारत के जो लॉ सिस्टम है उसमें हमारे पास अच्छे लेवल पर कंट्रीब्यूट किया है, अपनी हर एक की अपनी अलग कंट्रीब्यूशन रही है। अब हम बात करें आजादी के बाद की, तो देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या था कि क्या हम आजादी के बाद सारे कानून नियम कानून चेंज कर दें, तो हमने ऐसा नहीं किया। हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 372 क्या बात करता है कि हमारे पास आजादी से पहले के बनाए हुए सारे नियम और कानून लागू रहेंगे अनटिल अनलेस उनको अमेंड नहीं कर दिया जाता या रिपील नहीं कर दिया जाता। तो जो आजादी के मिलने के बाद ये कहा गया कि जो ब्रिटिश इरा में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लागू किए गए थे वो भारत में कंटिन्यू रहेंगे अनटिल अनलेस उनको अमेंड नहीं कर दिया जाता या रिपील नहीं कर दिया जाता। अब आप सोच के देखिए, इतना कोडिफाइड सिस्टम है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चाहिए होंगे। तो इसीलिए हमारे पास आप देखिएगा सरकार ने आजादी के बाद 1955 में पहली बार लॉ कमीशन की स्थापना की। अब ये एक हमारे पास, हाँ जी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा। ओके, सो हमारे पास 1955 में इसकी स्थापना की गई पहले लॉ कमीशन की, और इसके चेयरमैन कौन बने? एमसी स्टालवेट, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि अभी राइट नाउ नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि अभी रिसेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नए कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ये पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, और साथ ही हमारे पास फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे। क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा कोई हम मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही इसके चेयरमैन बन सकते हैं। इसमें सरकार जो है वो किसी को भी चेयरमैन बना सकती है, लेकिन जनरली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को जनरली चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अभी तक जैसा कि मैंने बताया कि 21st लॉ कमीशन इससे पहले काम कर चुके हैं, और हर एक का टाइम पीरियड रहता है 3 साल का। जी हाँ, जनरली हम देखते हैं कि लॉ कमीशन का जो कार्यकाल रहता है वो 3 साल का रहता है। फंक्शन क्या रहते हैं? अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि लॉ कमीशन के फंक्शन क्या होते हैं। टू रिव्यू द ऑब्सोलेट लॉ, जो हमारे पास ऐसे लॉ हैं जो पुराने हो चुके हैं, जिनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे ऑब्सोल्यूट लॉस को हमारे पास फाइंड आउट करना और उनको हटाने के लिए सरकार को हमारे पास कहीं ना कहीं एडवाइस करना कि सरकार आप इनको हटा दीजिए, ये नियम कानून अब रिक्वायर्ड नहीं है। स्टडिंग द लॉज द इफेक्ट द पुअर, ऐसे कानूनों के बारे में पता लगाना जो गरीबों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं और उसको लेकर सरकार को सुझाव देना। इसके अलावा हमारे पास ऐसे नए लॉस की बात करना जो डीपीएसपी के गोल को फुलफिल कर रहे हो। आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और हमारे पास क्या कहा गया है कि जब भी सरकार कोई कानून बनाए, कोई नियम बनाए, तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर वो नियम कानून बनाए जाने चाहिए। तो हमारे पास फ्यूचर में डीपीएसपी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, तो उसके लिए कुछ नए कानूनों का रिकमेंडेशन या सुझाव भी किसके द्वारा दिया जाता है? लॉ कमीशन द्वारा दिया जाता है। सो इट गिव्स यू द मैटर कनेक्टेड विद लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत महत्वपूर्ण बात, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सरकार जो है वो ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती। देखिए हमारे यहाँ देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो काफी समय से देखने को मिलती है, वो है पेंडेंसी ऑफ केसेस। हमारे पास अभी तक भारत में बहुत से लोग सफर करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस चलता है। मतलब एक बार नहीं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर आप थक जाते हो। अमीर लोगों के लिए वो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, गरीब बंदे के लिए बार बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आना या शहर की राजधानी हाईकोर्ट में बार बार आना, वो खर्चे वाला काम होता है, जो उसके लिए बियर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो उन चीजों को लेकर भी सरकार को कहीं ना कहीं कुछ सजेशन देना, ये भी हमारे पास किसका काम रहता है? लॉ कमीशन का काम रहता है। अब जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारे पास 21st लॉ कमीशन था, ये लॉ कमीशन क्या करते हैं? सरकार को हमारे पास रिपोर्ट्स हैंड ओवर करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स को मानना ना मानना वो सरकार के हाथ में, लेकिन इनका काम होता है रिकमेंडेशन देना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये 21st लॉ कमीशन की दी हुई रिकमेंडेशन से आप देख सकते हैं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग थी ये 2018 में दी गई रिकमेंडेशन, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एंड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस लीगल रेमेडीज। यहाँ पर लीगल रेमेडीज देने की बात की गई। आप देख सकते हैं कई सारी चीजें, जैसे 2017 में इन्होंने हेट स्पीच को लेकर नियम कानून बनाने की बात की थी। यहाँ पर ये जो रिकमेंडेशंस आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही हैं, ये हमारे पास 21st लॉ कमीशन द्वारा दी गई कुछ महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस है, जिनको पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉ कमीशन उन एरियाज को भी टारगेट करने की कोशिश करता है जो सोसाइटी में अननोटिस रह जाते हैं, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता।
अब यहाँ पर लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि रिकमेंडेशन जो है, जैसा कि मैंने बताया, नोट बाइंडिंग जो लॉ कमीशन रिकमेंडेशन देगा, सरकार उठाकर उसको डस्टबिन में भी डाल सकती है और उसको इंप्लीमेंट भी कर सकती है। सरकार के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर लेकिन लॉ कमीशन की बात करें तो लॉ कमीशन सजेस्ट सूटेबल मेजर फॉर द क्विक रिडर्सल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस। सिटीजन्स की जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, उसके लिए लॉ कमीशन अलग अलग तरह के सजेशन हमारे पास देता है। कुछ न्यू इनिशिएटिव लेने की बात भी करता है ताकि अल्टीमेटली पुअर को बेनिफिट हो सके इन द लीगल प्रोसेस। और भारत में लीगल प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली है। आपको पता होगा कि भारत में केसेस लड़ना बिल्कुल भी इजी नहीं है, आसान नहीं है, बहुत खर्चे वाला प्रोसीजर है। बार बार तारीख पे तारीख चलती रहती है और एक आम नागरिक जो है इस चक्की में पिसता रहता है। तो मैं अगर ये कहूं कि यहाँ पर रीसेंट टाइमिंग पीरियड में, रीसेंट अभी आज के दिनों में हमारे पास जो सिस्टम है वो बहुत तेजी से बदलता है, तो हमें इस रीसेंट टाइम में हमें लॉ कमीशन की जो रेलिवेंस है वो और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि कानून बहुत तेजी से चेंज करने की रिक्वायरमेंट आज के समय में रहती है और कई सारे नए नियम कानून की हमें आवश्यकता महसूस होती रहती है। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। आप याद जरूर रखेंगे कि हमारे पास ये कितने मेंबर बॉडी होती है और अभी हमारे पास 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।